नमस्कार साथियों, इस लाइव सेशन में आपका स्वागत। और आज सुबह ही हम आपसे जुड़े हुए हैं। मैं दिवाकर विक्रम सिंह। बड़ा ही मौजू है। आज दो महापुरुषों की जयंती है देश के लिए, और उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी राजनीतिक विरासत पर, इन सारे मुद्दों पर एक चर्चा की सख्त ज़रूरत है। और वो चर्चा मौजू भी है उनके लिए जो उस विरासत का संवहन कर रहे हैं, उनके लिए जो उनके व्यक्तित्व से कुछ शिक्षा लेते हैं, और उस राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक शैली के लिए जिस ढर्रे पर देश की राजनीति आगे बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी अर्थात बापू का आज जन्म हुआ 2 अक्टूबर का दिन, और लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उनका भी जन्म हुआ था। तो दोनों की जयंती मनाई जा रही है। इसे संयोग कहें, और इसके लिए एक खुशफहमी भी होनी चाहिए एक पार्टी को कि ये दोनों नेता कांग्रेस से बिलोंग करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ मैं एक इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ। और 1915 के बाद 1920 से विशेष करके और 1947 की राजनीति में जिस तरह से बापू ने हर एक वर्ष राजनीति को, भारतीय जीवन शैली और भारतीय सोच को, भारतीय जीवन दर्शन को राजनीति में सत्य के माध्यम से शोधन करके उसे कार्यरूप में परिणत किया और साम्राज्यवादी शक्ति को झुकने के लिए मजबूर किया। उसके लिए अगर कोई चर्चा और विमर्श किया जाए तो 5-7 घंटे भी कम हो सकते हैं, लेकिन मौजू है, क्योंकि राजनीति जो भी आगे बढ़ती है वो एक विमर्श पर, वो एक विरासत पर आधारित होता है। और अगर उस विरासत को सजोने वाले बेहतर सोच और बेहतर समझ के होते हैं तो विरासत आगे बढ़ती भी है। महात्मा गांधी के संदर्भ में वैसे तो इस देश में या पूरी दुनिया में अगर समालोचना के केंद्र बिंदु में बातों को रखा जाए तो किसी भी व्यक्तित्व की बुराई और उसकी अच्छाई की बात करने वाले हजारों मिल सकते हैं, उस विमर्श पर आ सकते हैं। तो ऐसे में बापू की भी आलोचना करने वाले भी बहुत से मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि अगर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवनादर्श को समझता है, जानता है और उसको फॉलो कर सकता है, तो महात्मा गांधी जब वो राजनीति में कदम रखे और देश की आज़ादी तक तब भी प्रासंगिक थे, और आज जब उनकी जयंती है, इस समय वर्तमान स्थिति में भी देश की राजनीति के लिए, 21वीं शताब्दी के भारत की राजनीति के लिए आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो उस समय थे। बड़ा सवाल है कि गांधी जी की प्रासंगिकता दिनों दिन क्यों बढ़ रही है। ये एक बड़ा सवाल है जो विमर्श का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और वो ये है कि गांधी जी जो कहते थे वो करते थे, और करने से पहले उसको खुद पर लागू करने की कोशिश करते थे, और लागू करने में जहां परेशानी होती थी फिर उसको वो जीने की कोशिश करते थे, उस स्थिति और इस परिस्थिति की। और बड़ा संयोग है कि गांधी जी के बाद, वर्षों बाद, जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने और 1965 के साथ के वर्ष में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो भी एक गांधीवादी चिंतक जो प्रधानमंत्री के पद पर था, उसकी भी जीवन शैली, उसका भी जीवन आदर्श और उनकी भी जो अपनी एक जीवन शैली थी, उसके साथ जिस तरह से उन्होंने राजनीति में उसको मिलाया और उसके आगे वो बढ़े, इसके कारण से उनकी भी सोच आज प्रासंगिक है। और आगे 21वीं शताब्दी में भारत जब भी जाएगा, क्योंकि 130 से ज़्यादा की आबादी वाला ये देश है, और आज भी 25% से ज़्यादा लोग गरीबी को जानते हैं, समझते हैं, गरीबी में जी रहे हैं। ऐसे में
शास्त्री की सोच वाले प्रधानमंत्री से भी जितने भी प्रधानमंत्री आएंगे आने वाले समय में, या जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और वो लेते भी हैं, वो जीवनादर्श में बापू और शास्त्री को लेते भी हैं, और निश्चित रूप से जब फॉलो किया जाता है तो उसी लिए, क्योंकि ये दोनों राजनेता, ये दोनों स्टेट्समैन, मैं एक एक की बात कर रहा हूं, जहां भी जाते थे, चाहे वो देश में चाहे विदेश में, विदेश के राजनेताओं से मिलते थे, उनके साथ भी उनकी सोच में खांटी भारतीयता की झलक थी, और वो भारतीयता जो भारत का जीवनादर्श है उसको ये जीने की कोशिश करते थे, और परंपरा और आधुनिकता को एक साथ मेल करके राजनीति में उसका समागम करते हुए आगे बढ़ते थे। और इसलिए एक ऐसे मंच के माध्यम से इनका सार्वजनिक जीवन शुरू किया जिसे हम कहते हैं नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस कह सकते हैं, अब तो खैर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उस कांग्रेस की राजनीति और उसकी राजनीतिक विचारधारा को जानने और समझने वाले, देखा तो हमने भी नहीं, चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, गहन अध्ययन किया है, ऐसा मैं आपके साथ कह सकता हूं। ऐसे में इनकी प्रासंगिकता इसलिए है, और आज भी 21वीं शताब्दी के इन चुनौतियों में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उसी कांग्रेस का एक नया वर्जन है जिसको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, लोकप्रिय थी, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, अगर आज भी वही मौजूद है, आज भी गांधी टोपी पहनी जाती है और आज भी कांग्रेस की राजनीति बढ़ रही है, तो कांग्रेस की राजनीति करने वाले जो वर्तमान नेता हैं, और खास करके जो वर्तमान अध्यक्षा हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के महासचिव हैं, उसके प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, उनके लिए एक बहुत बड़ी सोच और समझने की बात है। और ये संयोग की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जिस मिट्टी से आते हैं, बस उसी अगल बगल क्षेत्र का मैं भी हूँ, और विद्यार्थी, इतिहास का विद्यार्थी रहने के नाते बहुत कुछ पढ़ा है इनके बारे में, बहुत प्रासंगिक है। इस समय देश की राजनीति और विशेष करके विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस की एक मुख्य भूमिका है। और कल भी मैंने जो बात की थी कि आंदोलन कैसे चलाया जाता है, जन आंदोलन कैसे बनता है, कोई नेता किसी के लिए पूज्य और श्रद्धेय क्यों और किस परिस्थिति में होता है, वो कम से कम आज के दिन जिन दो लोगों की जयंती है, वो एक बापू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, बड़ा संयोग है। और आज ही कांग्रेस के नेताओं के लिए आत्ममंथन का दिन है, लेकिन ये वो जाने कि आत्ममंथन वो कैसे करते हैं। लेकिन इन दो नेताओं की उस सोच पर कम से कम राष्ट्र को, राष्ट्र की धारा को आगे बढ़ाने वालों को भी सोचना चाहिए, और कांग्रेस के उन नेताओं को जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है, उन कार्यकर्ताओं को जिनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर है, और वो इसके सहारे कांग्रेस की राजनीति को, कांग्रेस की सोच को आज भी प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। बहुत एक अच्छा लेख अभी मैं पढ़ रहा था, हालांकि इन सारी बातों को कुलदीप नैयर के साथ उनकी कुछ इंग्लिश में लिखे गए लेखों का मैंने ट्रांसलेशन भी किया है, और जब मैं किसी अखबार में काम कर रहा था तो मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी, एक सांसद रहते हुए भी, उन्होंने अखबारों में क्यों लिखा, लेख क्यों लिखते थे, ये जानकारी आप लोगों के लिए बता दें। एक सांसद के रूप में 500 रुपये का वेतन मिलता था, और उस 500 रुपये में शास्त्री जी अपना परिवार नहीं चला पाते थे, और तब उन परिस्थितियों में उन्होंने अखबारों में लेख लिखना शुरू किया, और कुलदीप नैयर साहब के कहने पर वो लेख लिखते थे। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और 3-4 अखबारों में उन्होंने लेख लिखा, और उस लेख के माध्यम से उनको 2000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी, जिसके माध्यम से वो अपना खर्च चलाते थे। बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप सबके लिए एक बहुत मतलब एक सुझाव है कि एक बीबीसी पर रेहान फजल अच्छे लेखक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक लेख ज़रूर आप पढ़िए।
सोशल मीडिया पर आप सब लोग भी हैं, मेरा आग्रह है कि उस लेख को जरूर पढ़ें। और पढ़ने के पीछे सिर्फ इतनी बात है कि उस लेख को पढ़ने के बाद सचमुच में उस आत्ममंथन की ज़रूरत होगी उन लोगों के लिए जिनके लिए एक पद के बाद एक चकाचौंध की स्थिति अगर आ जाती है और वो अपना इतिहास और वर्तमान में जो उनकी सोच होनी चाहिए उसमें खो जाते हैं। चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो कोई भी डिग्निटरीज में आप किसी को भी ले सकते हैं। व्यक्तित्व का जो गढ़ाव होता है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो धारा होती है आगे बढ़ने के लिए, अगर वो सामाजिक जीवन में है तो वो लाल बहादुर शास्त्री और बापू से सीखने की ज़रूरत है। बापू के बारे में तो खैर घंटों बात की जा सकती है। 1920 से लेकर के 1947 अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हर एक वर्ष उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, और कुछ घंटों में उनके व्यक्तित्व को बांधना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सत्य के शोधक थे, जिसको किया, जिसको उन्होंने जिया, उसी को वो सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाते थे। इसीलिए बगैर सिद्धांत की कोई राजनीति आगे नहीं करती। इसीलिए तो कहा जाता था, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, गांधी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। संत जीवन में रहते हुए ऐसा नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा कि खड्ग और ढाल की भी जरूरत थी, और उन राजनेताओं को हम नकार नहीं सकते, ये भी बात है, गाने के लिए नहीं। लेकिन बापू की प्रासंगिकता पर एक बड़ा सवाल है, जो भी उठाते हैं उन्हें सोचना होगा। सत्य का शोधन करने में हो सकता है कि आलोचना के कुछ बिंदु मिल सकते हों, और कम से कम वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में बावजूद इसके राजनीति की धारा में आगे बढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हों, कम से कम आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन बापू और शास्त्री की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखना चाहिए। और सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि आज देश की राजनीति में 2 ही बात हो गई है, एक घृणा की और दूसरा आंदोलन की। घृणा और आंदोलन के बीच एक सिद्धांत गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य के मानक पर सही है ही नहीं। लेकिन परिस्थितियां स्थितियां बदलती हैं, और उस परिस्थितियों के बदलने के आधार पर ही चीजें आगे बढ़ती हैं। इन्हीं संदर्भ में लाल बहादुर शास्त्री को हमें याद करने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि एक जय जवान जय किसान, और अब तो जय विज्ञान भी एक नारा हो चुका है। परिस्थिति के अनुसार जब जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया था तो एक आंदोलन बना, और उसके पीछे एक सोच यही थी। उसके पीछे अगर ये आंदोलन बना और जय जवान जय किसान का नारा लोगों के कानों में गूंजा, तो उस पर एक राह पर लोग चले, तो उसको नारा देने वाला व्यक्ति उस तरह का जीवन जीता था। एक टाइम खाना छोड़ने का आह्वान करने वाला व्यक्ति परिवार सहित कुछ दिनों तक एक टाइम भोजन नहीं किया था। उस व्यक्ति ने, उस लाल बहादुर शास्त्री, उस महान व्यक्तित्व ने जब ये नारा दिया था तो उसने खुद अपने जीवन पर उसको जिया था। बड़ा सवाल है, आज के जीवन शैली में जो नेता, जो राजनेता एक फिल्मी शो के अंदाज में अगर कोई आंदोलन चलाते हैं तो उस आंदोलन की परिणति यही होती है। कल भी जब मैं मुद्दे पर बात कर रहा था हाथरस रेपकांड पर, और मैंने बोला कि लाल बहादुर शास्त्री, राहुल गांधी जी जो है वो इस समय हाथरस के लिए निकल गए हैं, अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैंने अपने पूरे विमर्श की हेडिंग ही यही दी थी, उसके पीछे यही है। सोच और व्यक्तित्व की जो जीवन शैली है, बड़ा अंतर है, और इसी कारण से जन आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, जनता का तारुफ और जनता का जुड़ाव आसान नहीं होता। भीड़ इकट्ठा करने से जनता कन्विंस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और तब भी भारत का लोकतंत्र, कोई कह सकता है कि उस समय लोकतंत्र की शुरुआत थी, नहीं, तब भी भारत का लोकतंत्र मजबूत था। इस देश के निवासियों ने ही ऐसे महान नेताओं को हाथों हाथ उठाया और उनकी सोच और उनके रास्ते पर वो आगे बढ़े, उन तमाम चुनौतियों को झेलते हुए। शास्त्री जी का तो वो समय था कि जब कहा गया, तब भारत आज किसानों पर लेकर के एक बड़ा मुद्दा, बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है।
आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं है फसलों के मामले में या अन्य के मामले में। आज हम अगर निर्यात भी करें तो भी हमारे पास इतना एक्स्ट्रा अनाज है कि अपने देश को हम 2 साल तक जनता को खिला सकते हैं। इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। और ये कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, एक आधिकारिक एक प्रमाण है, इसका एक डाटा है। ये स्थिति और इस स्थिति पर आने के लिए तमाम नेताओं का प्रयास रहा है, तमाम प्रधानमंत्रियों का प्रयास रहा है। इसीलिए कहते हैं देश की जो धारा होती है विकास की, उसमें सबका योगदान होता है, लेकिन उस योगदान में उस राजनीति को अप्रासंगिक करने के जो पहल होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति एक सुधी पाठक और समीक्षक है तो उस पर वो बोल देगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र में कि कोई भी एक्सेप्ट किया जाता है, पार्टी या नेता एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो विपक्ष में बैठता है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति की अपनी मर्यादाएं हैं, और उन मर्यादाओं के आधार पर अगर कोई बात चलती है तो वही एक जन आंदोलन और जन जुड़ाव। सत्ता पक्ष का कोई भी नेता है तो अगर वो नेता कन्विंस कर लेता है इतना और उसकी बात में दम होता, और ये यकीन मानिए आपके पर्सनालिटी, पर्सनल व्यक्तित्व पर आप स्वयं में किस स्तर पर जी रहे हैं ये देश की हर एक जनता समझती है। ये क्या कारण है कि उसी बापू के देश में, उसी लाल बहादुर शास्त्री के देश में लोगों की एक मास फीलिंग है कि अरे ये तो नेता है, ये तो नेतागिरी है, तो होता ही रहता है, ये तो इंडिया में ये संभव ही है। ये राजनीति की एक सोच, एक उसका डिटेरिएशन को शो करता था। उसका कारण यही था कि कथनी और करनी में नेताओं के अंतर रहता था। लेकिन इसी देश में, और फिर मैं कह रहा हूं ये सहयोग कहिए और याद कराने के लिए उन लोगों को कि कांग्रेस के उन नेताओं को जिन्हें समझना होगा कि बापू और शास्त्री कांग्रेस के नेता थे, उसी मंच से आगे बढ़े थे, लेकिन उस पार्टी के लिए वो प्रासंगिक इसलिए बने क्योंकि उनका जीवन आदर्श, उनका व्यक्तिगत जीवन और उनकी व्यक्तिगत सोच वो इतनी ज़्यादा बेसिक लाइन पर थी कि उससे हर एक व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति। एक कोर्ट के अंदर फटा कुर्ता पहनने की अगर कोई कोशिश करता था, कोई प्रयास करता था और उसमें भी वो उसका स्वाभिमान बना रहता था, ऐसे व्यक्तित्व वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन आज हो सकता है कोई उसे स्टंट मान सकता है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री पद पर पहुंचते हुए भी कोई व्यक्ति इतना सामान्य जीवन जीता रहा हो। और 1965 का युद्ध याद हो, हमारे पिताजी लोग बताते हैं, उस समय वो स्टूडेंट रहे, कि किस तरह से पढ़ने में भी ये बातें आती हैं कि किस तरह से दिल्ली में टैंक के साथ वहाँ के बड़े सैन्य अधिकारी आकर के और चाय पीने की बात करते थे और भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई थी। ये लाल बहादुर शास्त्री की सोच थी और ये उनका स्वाभिमान था, वो कहीं झुके नहीं। और याद करिए जनरल अयूब खां जो शास्त्री जी के शारीरिक बनावट पर बहुत कमेंट किया करते थे और बहुत कमज़ोर नेता मानते थे, उन्हीं शास्त्री जी का कंधा उन्होंने ताशकंद में दिया था रूसी प्रधानमंत्री के साथ। और उन्होंने कहा था कि भारत जो आज ये जो शव हमारे सामने पड़ा हुआ है, काश कि ये व्यक्ति जिंदा होता तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होते। ये उनका कमेंट था। एक बहुत ही साधारण व्यक्ति, 5 फुट 2 इंच की लंबाई वाले, बहुत दुबले पतले शास्त्री जी, लेकिन सोच और स्वाभिमान इतनी तगड़ी थी कि अमेरिका ने एक ही बार कहा कि आपको गेहूं नहीं दिया जाएगा इसलिए पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद कर दीजिए, उन्होंने बात नहीं सुनी थी। तब भारत अन्न पर आत्मनिर्भर नहीं था, हम गेहूं के लिए भी मोहताज थे। हमें सोचना चाहिए कि हम कितने कदम आगे बढ़ चुके हैं इस 76 साल की विकास यात्रा में। इसलिए जन आंदोलन और जन जुड़ाव के लिए नेता की जो बेसिक नीड्स होती हैं, कार्यकर्ताओं की जो सोच होनी चाहिए, वो कम से कम आज भी कांग्रेस के लिए बहुत बहुत मौजू है, और उन नेताओं के लिए जो वास्तव में ये चाहते हैं कि उनकी एक बात पर 130 करोड़ की जनता उनके पीछे हो जाए। ये थी सोच। बता दे कोई कांग्रेसी नेता आज अपनी ईमानदारी का,
और ईमानदारी तो बताई ही नहीं जाती, वो सहज समझ ली जाती। और इसीलिए फिर मैं जिक्र करूंगा कि किसी व्यक्ति को अगर संत और संत की श्रेणी में माना जाता है तो उसके व्यक्तित्व की परख होती है। और इतनी जनता समझती है कि ये करप्ट राजनेता है, नेता है या सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, वो जनता को समझ है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को बहुत ज़्यादा उसकी सोच को अंडरमाइन करने वाले विश्लेषक होते हैं, राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, जो ये समझ ही नहीं पाते कि किसी आंदोलन से, किसी वक्तव्य से, किसी बड़े अच्छे लंबे चौड़े तरीके से दिए गए डाटा से जनता कितना कन्विंस हो रही है। एक बड़ा सवाल है, राजनीति की दशा और दिशा बदलनी चाहिए या नहीं, या हमें अपने इतिहास से सबक लेते हुए राजनीति की धारा में सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों से जो अपेक्षाएं होती हैं वो कितना फॉलो किया जाता है व्यक्तिगत जीवन में, उसके द्वारा इस पर सोचने की ज़रूरत है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद जो ये नहीं सोच पाता, इसी कारण से वो मास ऑफ द लीडर नहीं बन पाता। विरासत में कुछ भी चीज़ें मिल सकती हैं, विरासत को सजो लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और यही आत्ममंथन और आत्मचेतना की ज़रूरत है, जो लाल बहादुर शास्त्री और पूजनीय बापू के आज की जयंती के दिन सोचने की, समझने की ज़रूरत है। एक बहुत ही इतिहास का विषय और वर्तमान से उसको कनेक्ट करने की मैंने कोशिश की, और इसलिए कोशिश की कि देश की राजनीति में आज एक तरफ सत्ता पक्ष है और एक तरफ विपक्ष है, बीच में जनता है, और दोनों जनमानस को अपने अपने तरीके से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सवाल है उस प्रयास के तरीके में किस जननेता की बात कितनी मास ऑफ द पीपल अपीलिंग होती है, ये देखना होगा। और इसको देखने के लिए आज भी अगर कोई एक आईना बनाया जाए तो बापू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन आदर्श, उनकी जीवन शैली, उनकी राजनीतिक सोच को देखने की ज़रूरत और उसके समझ की ज़रूरत है। इसके आगे और ज़्यादा विमर्श में बातें उलझ सकती हैं। बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बार फिर शत शत नमन। आशा ही नहीं, अपेक्षा और पूर्ण विश्वास है कि हम सभी उनके जीवन आदर्श से, उनकी राजनीतिक सोच से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, और निश्चित रूप से इस बढ़ती प्रवाहमान देश के लिए कुछ करने की स्थिति में होंगे। फिलहाल आज के लाइव में इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।